हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपी स्पेशल की 6 क्लास है बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए। इसके पहले आपकी पंचायती राज की 22 क्लासेज प्लस कंप्यूटर की 16 क्लासेज इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? चित्रकला एवं शिल्प। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? वास्तुकला किया था। सारी जानकारी दी थी आपको, वास्तुकला की भी, चित्रकला की, संगीत की, हर चीज़ की। आज के टॉपिक में चित्रकला को बहुत डिटेल में देखेंगे। ना सिर्फ यूपी की देखेंगे, प्लस इंडिया की जो चित्रकला के बहुत स्थान हैं उनको भी देखेंगे, जिससे एक आपका आइडिया लगेगा। जैसा मैंने बोला है कि एक क्लासेज आपकी बीपीओ, सिर्फ बीपीओ के लिए काम नहीं आएंगी। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स तो बहुत छोटी चीज़ है, यूपी पीसीएस मेंस वालों की भी इतनी अच्छे से समझ नहीं होती है जो आपकी यहाँ से बन जाएगी। अगर आप यूपीएससी का प्रीलिम्स लिख रहे हो तब भी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो बहुत ध्यान से हर चीज़ समझना, बार बार देखना, अगर समझ में ना आए उसको नोट कर लेना। तो चित्रकला में देखेंगे पहले क्या है। तो चित्रकला का लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि चित्रकला होती क्या है। जो आपकी अनुभूति हैं, जो आपके विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको आप चित्र के रूप में उतार देते हो। अब कहाँ कहाँ उतारते हो? अलग अलग उसके माध्यम है। या तो भित्ति पे उतार दोगे, भित्ति चित्र हो जाएगा। शैल चित्र, किसी पत्थर पे उतार दिया, शैल चित्र हो गया। अगर किसी कपड़े पे उतार दिया, पट्ट चित्र हो गया। इस प्रकार से जिस भी माध्यम से आप इसको उकेरोगे यहाँ पे, उस टाइप के चित्र हो जाते हैं। आगे चल के हर चीज़ डिटेल में देखेंगे। इसकी अलग अलग विधियाँ होती हैं। जैसे एक विधि होती है फ्रेस्को, गीले प्लास्टर पे जब आप चित्र बनाते हो। एक होती है टेम्पेरा, उनको भी देखेंगे सूखे प्लास्टर पे। एक एनकास्टिक। ये सारी चीज़ें हम आगे चल के देखने वाले हैं। प्रारंभिक भारतीय चित्रकला प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकलाएं थीं। देखो, प्रारंभ में क्या होता था ना, कि मनुष्य रहने के लिए उसने सबसे पहले किसका? गुफाओं का प्रयोग किया। घर तो वो बना नहीं पाता था। वो देखता था गुफाएं कहाँ हैं, तो बरसात से सुरक्षा, जानवरों से सुरक्षा, मौसम में और सर्दी गर्मी हो रही तो वो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी। इन सब के लिए मनुष्य ने कहा गुफाओं में रहना शुरू किया। जब वो गुफाओं में रहेगा तो वहीं पे उसकी दीवारों पे उसने चित्र बनाने शुरू किए। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है भीमबेटका। जैसा मैंने बोला कि भीमबेटका की अगर गुफाओं पे जाओ तो ये 10,000 साल पुरानी है। अगर इनमें चित्र देखो तो चित्र भी ये 5500 साल पुराने हैं। इसकी दीवारों पे जो चित्र हैं, प्लस कुछ चित्रों के जो कलर यूज हुए हैं आज भी वो कलर दिख जाते हैं। नेचुरल कलर थे, जैसे गेरू कलर होता है, चूना से कलर बनाए, तो नेचुरल कलर का यूज किया। अब ये चित्र क्या बनाएंगे? पहले तो एक क्वेश्चन यही आता है कि भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो BS बाकड़कर। चित्र ये कैसे बनाएंगे, किस चीज के? तो शुरुआत में मनुष्य क्या करता था, ये देखो। शुरुआत में उसका जीवन सिमट जाता था सिर्फ और सिर्फ खाना, शिकार, और मनोरंजन भी करेगा तो किससे करेगा? पशुओं से। तो इन्हीं सबके चित्र चित्र बनाएगा वो। भोजन के लिए वो शिकार करेगा तो शिकार के चित्र, पशुओं के चित्र, पशुओं के झुंड के चित्र, ये सारे उसके चित्र के विषय होते थे। तो प्रारंभिक भारतीय चित्रकला प्रागैतिहासिक काल की गुफा चित्रकलाएं थी। प्रागैतिहासिक काल मैंने बता दिया आप लोगों को कि प्राक मतलब इतिहास के पहले का, जिसके सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हैं, लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हैं, वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। जो भारत की शिला चित्रकला है, शिला मतलब क्या होता है? पत्थर, चट्टान। तो शिला चित्रकला, इसके बारे में जानते हैं। इसके अवशेष उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में। यहाँ पे क्या है? सोनभद्र और मिर्जापुर जिले से कौन सी पहाड़ी निकली है? विंध्याचल पर्वत निकला है। विंध्याचल पर्वत की एक श्रेणी, जिसे कैमूर श्रेणी बोला जाता है इस एरिया में, वो निकली हुई है। ठीक है, बीच में गैप है। विंध्याचल क्या है? पूरा एक साथ पर्वत नहीं है, पर्वत है, फिर यहाँ गैप है, फिर वो है, तो श्रेणी एक ही है। MP के रायसेन जिले में शैल चित्र हैं आपके। और भीमबेटका, जो आपको पता ही है, रायसेन जिले में जो भीमबेटका है गुफाएं, वहाँ पे आपकी शिला चित्रकला है। महाराष्ट्र के नरसिंहगढ़ गुफाओं से भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? BS बाकड़कर ने 1957-58 में की थी। ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जाता है, क्योंकि यूपी स्पेशल में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी एक समझ के लिए जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें थी वो भी आपको यहाँ पे दी गई हैं। शिकार तथा भोजन। अब यहाँ चित्रों का विषय क्या था? शिकार, भोजन संचय और पशु समूह, इनके चित्र यहाँ पे बनाए गए हैं दीवारों पे। आप देखोगे एक सुअर का चित्र बड़ा फेमस है, इन लोगों ने बनाया हुआ था भीमबेटका में। अब भारतीय चित्रकला के बारे में जान लेते हैं। भारतीय चित्रकला कितने प्रकार की है? तो एक तो पहला जो सबसे प्रमुख चित्र का प्रकार है, वो बहुत जगह मिलता है,
सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल भी यहीं पे हैं। यह है भित्ति चित्र। क्या होता है भित्ति चित्र? ठोस संरचनाओं की दीवारों पर बने बड़े बड़े चित्र, ऐसी संरचना जो ठोस हो। अब भित्ति बोल मतलब दीवार, तो ठोस संरचना हो उसकी दीवार पे चित्र बने। सपोज करो ठोस संरचना नहीं है, प्लाई वाली संरचना है, उस पर आप बना दो तो ये भित्ति चित्र नहीं कहलाएगा। ठीक है। उदाहरण अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाओं के बारे में सबको पता होगा। बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे चित्र मिलेंगे। जो पहली गुफा, बहुत सारी हैं, गुफा संख्या 1 से लेकर 16, 18, 20 तक है। ठीक है। तो गुफा संख्या 1 में आपको क्या मिलेगा? अवलोकितेश्वर बुद्ध। अवलोकितेश्वर बुद्ध, बुद्ध के अलग अलग रूप हैं जो बोधिसत्व होते हैं। मैत्रेय बुद्ध हैं जिन्हें भावी बुद्ध बोला जाता है ना। प्रधान बुद्ध हैं अवलोकितेश्वर। तो पद्मपाणि बुद्ध हैं, तो इनका चित्र मिलेगा। गुफा संख्या 16 में मिलेगा मरणासन राजकुमारी का चित्र। कब बनी थी ये गुफाओं में चित्र? तो जो आपकी 4वीं सदी ईसवी है, 4वीं सदी ईसवी, इस काल में अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र बने थे। ये किसका काल था? गुप्त काल। बट कुछ हैं, गुफा संख्या शायद 9 या 10। तो एक दो गुफाएं हैं जो आपकी किससे? शुंग वंश से संबंधित हैं। ये चीज़ें आपकी यूपीएससी लेवल की बुक्स में भी नहीं मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ। यही लोग पढ़ते हैं जो यूपीएससी निकालते हैं, जो टॉपर होते हैं, ये इतनी ही डिटेल में जाते हैं, तब भी इतनी डिटेल एक दो बुक से उनको नहीं मिलती। एलोरा की गुफाओं के चित्र। एलोरा में क्या है? राष्ट्रकूट वंश के समय एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर बना था। तो इस टाइम के चित्र हैं। जो कैलाशनाथ मंदिर है 1 से 5 तक की गुफाओं में, वहां तक ये चित्र सिमटे हुए हैं। तो यहाँ की गुफाओं के चित्र। फिर 6वीं शताब्दी में चालुक्य। चालुक्य कहाँ थे आपके? बादामी और बातापी 2 जगह थे। बादामी की गुफा चित्रकला बहुत फेमस है, भित्ति चित्र। तो यहाँ पे चालुक्यों के चित्र हैं आपके। 7वीं शताब्दी में पल्लवों द्वारा पनमलई में, तो पनमलई करके एक जगह थी, यहाँ पे पल्लवों ने चित्र बनाए थे। पल्लवों को अगर पता हो 6वीं शताब्दी से आ गए थे, 6वीं के बाद 600 ईस्वी के बाद। कौन? महेंद्र वर्मन। फिर नरसिंह वर्मन, राज सिंह वर्मन और लास्ट में नंदी वर्मन। तो इनके टाइम के चित्र हैं। 9वीं शताब्दी में पांड्यों। पांड्य कहाँ थे आपके? सबसे नीचे तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में क्या है? यहाँ के सित्तन वासल है, यहाँ पे भित्ति चित्र बहुत फेमस है। 12वीं शताब्दी में चोलों द्वारा तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है, इसकी दीवारों पे रामायण महाभारत की कथाओं के चित्र हैं, बड़े सुंदर और बहुत विशाल मंदिर है, 1000 साल पुराना। जब इसका 1000वीं साल का समारोह मनाया जा रहा था, सहस्त्राब्दी समारोह, उस टाइम पे मैं वहीं पे था तंजौर में, NIT त्रिची में था। तो यहाँ पे मैं गया था। 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासकों, जो विजयनगर के शासक थे इनको तो सब लोग जान रहे होंगे, इन्होंने लेपाक्षी में चित्र बनवाए। कृष्णदेव राय वगैरह को जानते होंगे, है ना। अब आते हैं लघु चित्र। लघु चित्र किसे बोलते हैं? इन्हें कागज या कपड़ों जैसी, जो लघु चित्र होते हैं बड़े छोटे, एक तो छोटे छोटे चित्र होते हैं जो किताबों की बुक के पेज में मिलते हैं, और उन चीज़ों पे बनाए जाते हैं जो नष्ट प्राय होती हैं, ताड़ के पत्ते। इसके बाद कागज या कपड़े और छोटे चित्र होते हैं। ये कला मेनली पाल काल के समय में फेमस हुई, वहीं से ही बोला जाता है कि वहीं से इसका जन्म हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। मुगल काल में ये अपने चरम पे पहुंच गई, जो मुगल काल था। नष्ट प्राय, अब इसके बारे में जान लेते हैं। इन्हें कागज या कपड़ों जैसी नष्ट प्राय सामग्री पर किताबों तथा एल्बम के लिए छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। पाल वंश के समय सर्वाधिक प्रचलित थी। ताड़ के पत्तों पर भी लघु चित्र बनाए जाते थे। मुगल काल के समय ये अपनी पराकाष्ठा में पहुंच गई थी। अगर मुगल काल में आपने देखा होगा शाहजहां वगैरह के चित्र, शाहजहां दरबार में बैठा है, मयूर सिंहासन पर बैठा है, तो ये चित्र कहाँ से शुरू हुआ? अगर चित्रकला में भी देखो तो पहले जहांगीर के पहले क्या था कि जो इस्लाम में आपकी छवि चित्र वर्जित थे, किसी की छवि नहीं बनाई जाती, ना मनुष्यों की ना किसी चीज़ की, केवल फूल पत्तियां टहनियाँ ये सब बनाए जाते थे। जब जहांगीर का काल आएगा तो मनुष्यों के, शासकों के, उनके दरबार के चित्र बनने शुरू हो जाएंगे, और यहीं से फिर ये दरबारी चित्र, लघु चित्र बनेंगे। उदाहरण के लिए बूंदी, किशनगढ़। किशनगढ़ की एक चित्रकला यूपीएससी में बहुत बार को पूछा गया है, एक चित्र है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा चित्र है जो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है और यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। जयपुर चित्रकला, मारवाड़ चित्रकला, मेवाड़ चित्रकला, रागमाला, ये सारे इसके उदाहरण हैं लघु चित्र के।
बनी ठनी उसका नाम है किशनगढ़ का। चित्रकला की विधियां देख लेते हैं। निहाल चंद ने बनाई थी बनी ठनी करके चित्र है, ठीक है, किशनगढ़ का, और निहाल चंद करके चित्रकार थे इसके। चित्रकला की विधियां एक है फ्रेस्को। फ्रेस्को विधि में क्या होता है, चित्रों का निर्माण गीली सतह पर किया जाता है। टेम्पेरा में चित्रों का निर्माण सूखी सतह पर किया जाता है। और एनकास्टिक, चित्र बनाने से पहले क्या करते हैं, जिस कैनवास होता है उस पर मोम का लेप लगाया जाता है, फिर चित्र बनाए जाते हैं। अब आते हैं मुगल चित्रकला के बारे में। इसमें किस किस चीज़ का मिश्रण था, भारतीय शैली, फारसी शैली और इस्लामी शैलियों का मिश्रण करके बनाई गई आपकी मुगल चित्रकला। उत्तर प्रदेश में अब मेन फोकस करते हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चंस तो देखो वहाँ से भी सॉल्व होंगे, जानकारी वहाँ से आपकी होनी चाहिए। जब आपके पास ओवरऑल जानकारी होती है तो ये बड़ी छोटी चीज़ें हो जाती हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में यूपी में कहाँ से सर्वप्रथम चित्रित शैलाशयों की खोज किसने की थी, ACL कार्लाइल, ये व्यक्ति थे। इन्होंने 1867 से 68 के बीच में खोज की थी। शैलाशय मतलब शैल, शैल मतलब चट्टान, आश्रय मतलब जो चट्टान में रह रहा हो, तो गुफाओं की बात हो रही है। मिर्ज़ापुर वहीं पे है, बिंद पर्वत, कैमूर श्रेणी, तो यहीं से चित्र मिलेंगे और ये सारे फेमस हैं, क्वेश्चंस भी यहीं से बनने के चांसेज हैं। मिर्ज़ापुर जनपद में कैमूर पहाड़ियों से 105 से अधिक शैलाश्रय और गुफाएं मिली हैं। इन गुफाओं को स्थानीय भाषा में दरी बोला जाता था, ठीक है। मिर्ज़ापुर में गरई नदी के किनारे एक बसा हुआ है, गांव ही है, कस्बा लिखुनिया। यहाँ पे हाथी के शिकार का चित्र मिला है। कुछ 4-5 क्षेत्र याद कर लो, लिखुनिया हो गया, भंडारिया हो गया, सोरहो घाट हो गया, कांडाकोट हो गया, यहाँ से चित्र मिले हैं, ठीक है। घोड़मंगर से गैंडे के शिकार का चित्र मिला है। भंडारिया से ऊंट का चित्र मिला है। कांडाकोट के निकट एक ढोकवा महारानी शैलाश्रय है, ठीक है। शैलाश्रय मतलब गुफा है। तो ढोकवा महारानी गुफा से 2 चित्र मिले हैं, एक मिला है प्रेत का रहस्यमय चित्र और दूसरा शाही के आखेट का चित्र। सोरहो घाट में सुअर के आखेट का चित्र मिला है। विजयगढ़ में 3 मनुष्य अलग अलग रंग में दिखाए गए, लाल, पीले तथा सफ़ेद रंग से इनका चित्र बनाया गया। ये सारे यूपी के हैं, जहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं सीधे चित्र, ये याद रखने। सीधा पूछा जाएगा कि सुअर के आखेट का चित्र कहाँ से मिला है इनमें से, तो ये आपको बताना होगा। आगे चल के देखते हैं। लिखुनिया, विजयगढ़, बागापथरी, भंडारिया, सोरहो घाट, कांडाकोट, घोड़मंगर इत्यादि जगहों से लाल गेरू, गेरू रंग आपने देखा होगा, कुछ लाल पर्वत होते हैं लाल, तो वहीं से गेरू, उनकी मिट्टी से गेरू बनाया जाता है और गेरू का रंग लाल होता है और काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो जगहों से लाल गेरू से बने भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है, लाल रंग है तो रक्त, रक्त मतलब खून, रक्त की पुतरिया इनको बोलते हैं स्थानीय भाषा में। बांदा क्षेत्र से कुछ चित्र प्राप्त हुए, बड़े ही फेमस हैं। जैसे मानिकपुर से एक चित्र प्राप्त हुआ है जिसमें मनुष्य को चोंच लगाई है, मुनी लगाया, उसकी चोंच बना दी गई, तो चोंचदार पुरुष का चित्र है ये। लिखुनिया तथा कोहबर से मयूर के चित्र प्राप्त हुए हैं। अब आते हैं मुगल कालीन चित्रकला पे। बाबर जो था काफ़ी ज़्यादा आर्ट में विश्वास रखता था और इसका प्रशंसक था। तो मुगल कालीन चित्रकला की प्रेरणा का स्रोत कहाँ था, समरकंद और हेरात। बाबर कहाँ से आया था, समरकंद से। तो दोनों प्रांत कहाँ हैं आपके, अफगानिस्तान में। ये इनके प्रेरणा के स्रोत थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, तुझके बाबरी इसकी आत्मकथा है, खुद बाबर ने लिखी थी। इसमें इसने क्या किया, बेहजाद की प्रशंसा की। बेहजाद एक बहुत फेमस चित्रकार था। तो जब किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हो, दैट मीन्स उसमें आपका इंटरेस्ट है। हुमायूं के बारे में जानते हैं। यही मुगल काल में ज़्यादा चित्रों के नाम नहीं पूछे जाएंगे कि ये चित्र कौन सा फेमस है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से पूछा जाएगा इसके समय में चित्रकार कौन थे। तो हुमायूं ने मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस समद, ये 2 बहुत फेमस चित्रकार हुए हैं, इनको संरक्षण दिया और इन दोनों ने मिलकर दास्तान ए अमीर हमजा तैयार किया। हमजा को बोला जाता है, ये रिश्तेदार थे आपके जो पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद साहब, इनके ये रिश्तेदार थे और इनकी जो विजय की गाथाएं हैं उस पर चित्र बना बना के इन्हें पूरा ग्रंथ तैयार किया था। इसके बाद अकबर के बारे में, तो जो इनके अब्दुस समद हैं और मीर सैयद अली हैं, ठीक है, यही आगे कंटिन्यू करेंगे अकबर के समय में। तो लघु चित्रकला के एक नए युग की शुरुआत यहाँ से होगी। अकबर ने 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की थी।
एक फैक्ट था जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने हटा दिया कि इसने भी एक चित्रकला का भवन बनाया था। क्वेश्चन आपका आ जाता है कि चित्रणशाला किसने बनवाई थी, तो चित्रणशाला बनवाई थी जहांगीर ने, ध्यान रखना। इसलिए मैंने उस फैक्ट को हटा दिया, कहीं कहीं स्टूडेंट वहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों को समझ लें। इसने भी एक भवन बनाया था, वहाँ पर 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति की थी। हमजा नामा, जो मैंने बताया कि हमजा कौन थे, उनकी विजय की गाथाएं, तो उन्हीं पे अगला जो बना है वो हमजा नामा। ये बहुत विशाल ग्रंथ था, शायद 1200 कुछ पेज का। इसकी श्रृंखला को पूर्ण कराया अकबर ने। रज्मनामा, रज्मनामा महाभारत के चित्र इसने बनवाए, रामायण पे भी चित्र बनवाए थे अकबर ने। अकबर के समय अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पुस्तकें हैं भक्ति काव्य की, इसके समय में ही लिखी जाएंगी। तो इसने बड़ी छूट दे रखी थी, बड़ा ही जिसको बोलते हैं सहिष्णु शासक था ये जहांगीर। इसका काल तो चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता था। खुद इतना बड़ा चित्रकार था जहांगीर कि ये व्यक्ति अगर 4-5 चित्रकार किसी एक चित्र को पूर्ण करते हैं अलग अलग पार्ट को, तो ये उनको बता देगा कि ये किसने बनाया, ये किसने बनाया। इसने चित्रणशाला बनवाई एक, उसमें बराबर काम चलता था, नए नए चित्र बनते थे। तो चित्रकला का स्वर्णकाल था। आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला की स्थापना की। छवि चित्रों की शुरुआत हुई, छवि मतलब फेस। प्रमुख चित्रकार कौन थे? फारूक बेग। जैसा मैंने बोला, मुगल काल से आपके केवल चित्रकारों के नाम ही आते हैं, रज्मनामा हमजानामा आ सकता है। फारूक बेग, दौलत मनोहर बिशनदास, मंसूर, मंसूर पक्षियों के चित्र बनाने में बहुत फेमस व्यक्ति थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ थे और इनको उपाधि दी थी नादिर उल अस्त्र की। अबुल हसन, इनको उपाधि दी गई थी नादी रुज्जमा की। अच्छा, ये पेड बैच के बारे में जानकारी है। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनकी तैयारी एक स्पीड अप हो और एक अच्छा लेवल आए, देखो फिर बता रहा हूँ बार बार कि अगर 75 कट ऑफ जाता है तो 70, 72, 73 तक हर व्यक्ति पहुँचता है। लेकिन जब आपको 78, 80 और 85 तक जाना है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगते हैं। कोई सिंगल चीज़ आप मिस नहीं कर सकते हो। अगर सीरियस हो, सीरियसली पढ़ रहे हो, कहीं तक भी गए हो, तो आप अगर एक्स्ट्रा कुछ वर्क करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एक तो सुविधा आपको क्या मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी आपको। पंचायती राज की एक सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी, सारी 346 पेज की सिंगल पीडीएफ कंप्यूटर की मिल जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, चल ही रहे हैं। 15 टॉपिक वाइज टेस्ट हो चुके हैं आपके पंचायती राज पे, इस टाइम कंप्यूटर के चल रहे हैं। एक हो चुका है, हर अल्टरनेट डे पे होते हैं, कल दूसरा होगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कंप्यूटर पे जैसा बताया, वैल्यू एडिशन क्लास मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल पीडीएफ प्लस क्लासेज। टास्क परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और रेगुलर ग्रुप कॉल होती है, तो आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो सॉल्व होती रहेंगी। फीस 299 है, इस नंबर पे आपको पे करना है। नेम एक बार देख लेना और इसके बाद या तो टेलीग्राम नंबर या व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना। थोड़ा वेट कर लेना, थोड़ी देर में ही जोड़ लिए जाओगे। अगर कोई क्वेरी होगी तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। आगे चलते हैं, शाहजहाँ के बारे में जानते हैं। देखो, शाहजहाँ जो था, इसका इंटरेस्ट कहाँ था? वास्तुकला में। वास्तुकला का स्वर्णकाल कहलाता है इसका जो शासनकाल है। तो ये चित्रकला पे कम ध्यान देगा, लेकिन जो पहले से चली आ रही उसको जारी रखेगा। तो इसके समय में प्रमुख चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीरुल्लाह खां, मीर हासिम, मोहम्मद नादिर और मनोहर। छवि चित्र और पांडुलिपि का चित्रण इसके समय में होगा। इसके समय चित्रकारी में रंगों की चमक बढ़ जाती है। बॉर्डर, अभी तक बॉर्डर का यूज नहीं हो रहा था, अब क्या होगा, चित्रकारी में बॉर्डर का यूज होने लगा। बॉर्डर थोड़े गहरे हो जाएंगे, इस तरीके से बॉर्डर बनेगा और फिर जाके बीच में चित्र बनेगा। औरंगजेब के समय में ये व्यक्ति क्या था कि जैसा मैंने बोला, नक्सवादी संप्रदाय का फॉलोवर था। और इस व्यक्ति ने क्या किया कि बोल दिया कि सारी चीज़ें धर्म विरुद्ध हैं, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत हो, चाहे आप कोई त्यौहार मना रहे हो इधर उधर की, सबको इसने बैन कर दिया। तो फिर ये कुछ बनवाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ। जितने इसके समय पे चित्रकार वगैरह थे, जैसा मैंने बोला कि पटना कलम का विकास कैसे हुआ, इसके समय में चित्रकारों को संरक्षण नहीं मिला, तो ये चित्रकार कहाँ से विकेंद्रीकृत हो गए। यहाँ से ये गए अलग अलग जो क्षेत्रीय राजा थे, तो बंगाल चले गए कुछ। बंगाल में कौन थे आपके? मीर जाफर उस टाइम पे था, तो इसका पुत्र था मीरन। इसने भी पाबंदियां लगा दी, मीर जाफर के पुत्र मीरन ने। जब ये लगा देगा तो फिर यही लोग पटना, बनारस, यहाँ सब जाके बिखर जाएंगे जहाँ पे भी मिले, और यहाँ पे नई एक शैली बनाएंगे जिसमें ब्रिटिश शैली और मुगल शैली का मिश्रण होगा, जिसको बोलेंगे क्या? पटना कलम। ऐसे करके चित्रकला की कई क्षेत्रीय शैलियों का विकास होगा औरंगजेब के जब बैन लगाने के बाद।
राजपूत चित्रकला देख लेते हैं, बहुत फेमस चित्रकला है राजपूत। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग शैलियाँ हैं, मेवाड़ की अलग है, बूंदी की अलग है, मालवा की अलग है। ठीक। कन्नौज तथा बुंदेलखंड के शासकों का यहाँ पे विशेष योगदान रहा है यूपी में। किस किस के चित्र बनते थे? नायक नायिका, रागमाला, राधा कृष्ण, इनका अधिक चित्रण हुआ है बुंदेला चित्रकला में। इसकी विशेषता थी कि इसमें माथा को छोटा दिखाते थे, वस्त्रों को बहुत ज़्यादा अलंकृत दिखाते थे, पृष्ठभूमि में टीलों का उपयोग करते थे। देखा होगा आपने, ऐसे करके टीले बने होंगे, यहाँ से सूरज निकल रहा होगा। ठीक है, तो इनका उपयोग पृष्ठभूमि में करते थे। कृष्ण लीला, बिहारी सतसई, रागमाला, इनसे संबंधित चित्र बनते थे। आधुनिक चित्रकला, आधुनिक काल का बहुत फेमस एक चित्रकार हुए हैं राजा रवि वर्मा। जितनी आप भगवान की फोटोज देखते हो तो क्या लगता है आपकी भगवान की फोटोज, ये छवियां कहाँ से आई हैं जिनकी आप पूजा करते हो? मैक्सिमम फोटोज देने का श्रेय है राजा रवि वर्मा को। त्रावणकोर रियासत केरल में है। इसी रियासत के राजा थे और बहुत फेमस चित्रकार थे। तैल चित्र, इनके चित्रों को बोला जाता था तैल चित्र। इन्होंने हिंदू महाकाव्यों, धर्म ग्रंथों पर चित्र बनाए। अब अगर जैसे आधुनिक चित्रकला देखो यूपी में क्या हुआ, तो रूमी चित्रकला फेमस है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा है नहीं, तो आपको सारी जानकारी जो फेमस है उसकी भी होनी चाहिए। तो इन्होंने हिंदू महाकाव्यों तथा धर्म ग्रंथों पर चित्र बनाए। देवी सरस्वती, उर्वशी, पुरूरवा कथा पर चित्र बनाए। लेडी, देखो देवी सरस्वती का चित्र बनाया, उर्वशी पुरूरवा का चित्र बनाया, अन्य कथाओं पर भी चित्र बनाए इन्होंने। लेडी इन मूनलाइट, इनके दो फेमस चित्र हैं, लेडी इन मूनलाइट और दूसरा मदर इंडिया, ध्यान रखना इन्हीं के चित्र। लखनऊ तथा आसपास के क्षेत्रों में मुगल तथा अवध कला और यूरोपीय कला तीनों के मिश्रण से एक चित्रकला शैली बनी, रूमी कलम। तो अवध में थी ये, रूमी कलम बोलते थे, और तीनों का मिश्रण था। उत्तर प्रदेश में शिल्प कला। अब आ जाते हैं हम शिल्प कला पे। शिल्प क्या होता है? अगर आप ग्रंथ देखो, हड़प्पा काल, हड़प्पा काल किस लिए फेमस था? व्यापार वाणिज्य के लिए। व्यापार वाणिज्य पे ही इनकी अर्थव्यवस्था डिपेंडेंट थी। हालांकि कृषि प्रधान भी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कमाई हो रही थी। जब यहाँ से कमाई होगी तो व्यापार वाणिज्य के लिए उत्पाद तो होना चाहिए, तभी आप व्यापार करोगे। तो यहाँ पे शिल्पों का विकास होगा। तो जो उद्योग धंधे आज के होते हैं ना, उन्हीं को ही बोला जाता था शिल्प। तो पहले उद्योग धंधे किस चीज़ के बनेंगे? कोई मशीनें तो है नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, तो आपने क्या किया? लकड़ी का फर्नीचर बनाने का काम कर दिया, किसी ने धातु के बर्तन का, किसी ने मिट्टी के बर्तन का। ये सारे शिल्प हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं। तो इस प्रकार से जो उद्योग होते थे उन्हें ही शिल्प बोला जाता था, अलग अलग कैटेगरी। तो यही शिल्प कला जो अलग अलग कैटेगरी की है, पहले क्या होती थी? हस्तनिर्मित, तो हस्तशिल्प हो गया था। अब क्या होगा? मशीनों का भी यूज होने लगा है, तो पूरा शिल्प ही इसको बोलते हैं। तो देश के हस्तशिल्प निर्यात में यूपी का योगदान देखो कितना है, 44%। तभी मोदी जी अगर कोई भी हस्तशिल्प जो कारीगर हैं उनके लिए कोई योजना की घोषणा करनी हो तो बनारस जाके करते हैं, लखनऊ जाके करते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। और कारपेट निर्यात में यूपी का योगदान कितना है? 39%। कालीन भैया का नाम सुना होगा आपने। कालीन भैया क्या कालीन बेचते थे? तो कालीन वगैरह वाला क्षेत्र वही है, भदोही, मिर्जापुर। कढ़ाई शिल्प। अब आते हैं वन बाई वन करके शिल्प पे बात करते हैं। यहाँ से आपके जितने भी क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम यहीं से आ जाएंगे। लास्ट में हम एक पीडीएफ दे देंगे, वो आपकी कवर करेगी क्या? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, इसका लास्ट में काम करा देंगे। और अभी ये सारा देख लो, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। जरदोजी, जरदोजी क्या होती है? सोने तथा चांदी के धागों से कढ़ाई की जाती है। तांबे तथा स्वर्ण लेपित रेशम के धागों का भी प्रयोग किया जाता है। हीरे मोती जैसे कीमती पत्थर और ज़्यादा सजावट करनी है जैसे कपड़ों में, तो क्या होगा? हीरे मोती जैसे कीमती पत्थरों को भी कपड़ों पर सिला जाता है। इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं जरदोजी के? वाराणसी, लखनऊ, आगरा, बरेली। लखनऊ ज़्यादा फेमस है, ध्यान रखना, जरदोजी के लिए। दूसरा है बनारसी जरी वस्त्र। नाम ही लगा है बनारसी, तो बनारस की बात हो रही। इसमें क्या होगा? वस्त्रों पे आपने देखा होगा कभी, वस्त्र हैं, कपड़े हैं, कॉटन है, सिंपल, फिर उस पर कुछ उभरी हुई कलाकृतियाँ बनी हुई होती हैं, यही है आपकी जरी वस्त्र। उभरी हुई कलाकृतियों से सुसज्जित वस्त्र, इन वस्त्रों को क्या बोलते थे? किनखाब। क्षेत्र कौन कौन से हैं? मदनपुरा और अलनपुरा क्षेत्र बनारस के।
चिकनकारी, चिकन के कपड़े लखनऊ में बहुत फेमस हैं। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है कि नूरजहाँ, नूरजहाँ के बारे में मैंने बताया कि नूरजहाँ को माना जाता है कि इत्र बनाने की शुरुआत की, चिकनकारी की शुरुआत की। एतमा उद्दौला का जो मकबरा है, जिसको माना जाता है कि पूरा वाइट मार्बल से, पहली ऐसी इमारत थी मुगल इमारत जो पूरी वाइट मार्बल से बनी थी, इसी ने शुरुआत की। पित्रादुरा शैली का भी उपयोग इसी में ही हुआ था अच्छी तरीके से। तो पहले सूती और मुस्लिन, सूती कपड़ा या मुस्लिन कपड़ा, इस पे ही काम होता था चिकनकारी का। लेकिन और किस चीज़ से होता था? सफ़ेद धागे से। आगे चल के क्या हुआ कि कपड़े और ज़्यादा, कपड़ों की रेंज बढ़ गई। तो अब केवल सफ़ेद कपड़ा नहीं, रंग बिरंगे धागे से, शिफान का कपड़ा हो, मुस्लिन हो, आर्गेंडी हो, रेशम हो, सब पे कढ़ाई होती है। तो पहले केवल सफ़ेद धागा था, अब हर प्रकार के धागे आ गए और हर प्रकार के कपड़े आ गए। इनका क्षेत्र क्या है? लखनऊ में ही चिकन सबसे फेमस है, अलीगढ़ में भी काम होता है कुछ। चौथा है मुकेश बादला। ये मुख्यतः लखनऊ का ही शिल्प है, ठीक है। तो धातु से बने तारों को, धातु के जो तार होते हैं उनसे क्या होते हैं? बड़े पतले तार होते हैं और कपड़ों पे इनसे कढ़ाई की जाती है। कपड़ों में घुमा घुमा कर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं, मूलतः लखनऊ का शिल्प है। चिकनकारी के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। धातु का काम कहाँ होता है? सबको पता है, पीतल। पीतल का काम मुरादाबाद। पीतल के बर्तन वगैरह इन सब का, अगर पीतल की मूर्तियां वगैरह हैं तो इसमें मथुरा आता है। हालांकि यहाँ पे भी बनती हैं, बट जो फेमस है उसकी बात कर रहा हूँ। धातु का उभारदार काम कहाँ होता है? हाँ, ध्यान रखना है, एक चीज को लोग यही कंफ्यूज होते हैं। अगर ये शिल्प से एक क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई, मैक्सिमम चीजें यहाँ पे कवर हैं और आप देखोगे यहीं से ही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। अगला जो पोर्शन आ रहा है, पीतल का काम तो मुरादाबाद में होता है, लेकिन धातु का उभारदार काम, कोई भी धातु हो उस पर कुछ उभारदार, उभार करके बनाना है, आकृतियां बनानी, कुछ भी। तो ये काम कहाँ हो रहा है आपका? वाराणसी में। कसेरा समुदाय है वाराणसी का जो ये काम करता है अच्छे से। फिर हाथ से बने गांठयुक्त कारपेट, कहाँ कहाँ? भदोही, ये तो आया था आपका शायद पेट में ही आया था। भदोही और मिर्जापुर तथा खमरिया, हाथ से बने। लेकिन दरियाँ कहाँ है? मिर्जापुर के लिए, तो इसमें दोनों चीज़ें आई थी, कारपेट भी आया था और दरिया भी आई थी। तो हाथ से बनी दरिया मिर्जापुर में फेमस है, तो यहाँ मिर्जापुर लगा दोगे और यहाँ भदोही लगा दो। जूट से बनी वॉल हैंगिंग, अब लोगों को ये पता ही नहीं था कि वॉल हैंगिंग ये भी आया था। मैचिंग वाला आया था शायद एक क्वेश्चन, तो उसमें ये भी आया था। तो वॉल हैंगिंग क्या होती है? दीवारों को सजाने के लिए लटकाई जाने वाली कलाकृति, जूट से बनती है। और ये कहाँ बनती है? गाजीपुर इसके लिए फेमस है। संगमरमर तथा शैलखड़ी उत्पाद कहाँ? वृंदावन फेमस है इसके लिए। गौरा पत्थर शिल्प, गौरा पत्थर ऐसा पत्थर होता है, बहुत ही मुलायम पत्थर होता है, इस पर कुछ भी आप कढ़ाई वगैरह कर सकते हो, कलाकृति बना सकते हो। तो सफ़ेद मुलायम पत्थर है और इसके लिए, शिल्प के लिए फेमस कौन सी जगह है? महोबा। मुलायम पत्थर पर जाली का काम, फिर से वाराणसी आ रहा है कि मुलायम पत्थर हो, उस पर जाली का काम, पत्थर में देखो छेद कर करके, जाली कर करके आकृतियाँ बनाई जाती। तो ये कहाँ होता है? बनारस में। एक एक चीज़ को तरीके से पढ़ना, हर दो चार चीज़ें सेम लग सकती हैं और शहर बदल जाते हैं, तो कभी गलती करके मत आना। चमकदार कुम्हार शिल्प वस्तुएं, कुम्हार शिल्प, कुम्हार वाला काम जो है, लेकिन चमकदार वस्तुएं हों, वो कहाँ काम हो रहा है? खुर्जा। चुनार में भी होता है, लेकिन जो पहला है वो ज़्यादा है। चमड़े के काम के लिए कानपुर और आगरा। अगर आप देखो तो जो बैट वगैरह बनते हैं वो मेरठ में बनते हैं, है ना, क्रिकेट बैट वगैरह। टेराकोटा गोरखपुर। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी को जब आप पका देते हो तो पकी हुई मिट्टी से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं? टेराकोटा। हस्त ब्लॉक छपाई कहाँ फेमस है? फर्रुखाबाद। ठीक है। नक्काशी किए हुए लकड़ी के ब्लॉक द्वारा, मतलब लकड़ी के ब्लॉक को पहले ही क्या कर दिया जाता है? बदल दिया जाता है किसी नक्काशी किए हुए उसमें। एक प्रकार का जो होता है ना सांचा, तो लकड़ी का सांचा बना लिया, उस पर उभरी हुई चित्रकारी है, आप उसको क्या है? स्याही में डुबोगे या रंग में डुबोगे और छपाई कर दोगे, कपड़े पर छपाई मोहर जैसी होती है वैसे। विस्तार पूर्वक छपाई के लिए फेमस कौन सा है? टांडा, जिसको अंबेडकर नगर बोलते हैं, अंबेडकर नगर में आता है टांडा। गुलाबी मीनाकारी, आभूषणों पे गुलाबी कलर से मीनाकारी की जाती है, इसके लिए भी बनारस फेमस है। लकड़ी का काम कहाँ होता है आपका? सहारनपुर में। लकड़ी पे नक्काशी या जड़ाई का काम। तारकशी, तारकशी क्या होता है? लकड़ी के सामानों पर पीतल के तार से जड़ाई, पीतल के तार से या पीतल की धातु से जड़ाई होती है, इसे बोला जाता है तारकशी। ये कहाँ है? मैनपुरी में।
लकड़ी के खिलौने तथा उन पर रोगन का काम कहाँ होता है? बनारस। तो बनारस में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये ध्यान दें। कांच की चूड़ियाँ और झूमर के लिए तो फिरोजाबाद, है ना। इसके बाद कांच के पंचकोरा खिलौने, इसके लिए क्या फेमस है? सहारनपुर। कांच के मनके लैंप बाइंडिंग द्वारा बनाए जाते हैं। लैंप बाइंडिंग एक विधि है, इसके द्वारा कांच के मनके बनाए जाते हैं। ये भी कहाँ बनते हैं? आपके वाराणसी में। इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। हड्डियों पे नक्काशी के लिए लखनऊ और बाराबंकी फेमस है आपका। हम्म। और काली मिर्च, काली मिट्टी के बर्तन, या यहाँ पे थोड़ा सा भाषा चेंज कर दो तो मिट्टी के काले बर्तन, मिट्टी के काले बर्तन, इसके लिए क्या फेमस है? निजामाबाद। ये सारे आपके जो फेमस फेमस स्थान हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में तो और भी बहुत सारी चीज़ें शामिल कर दी गई हैं, ठीक है, तो वो देख लेना। वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, 1-2 साल से करा रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं कि कौन सा शहर किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, ये पेड बैच की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आपको दी जा चुकी है। अगर आपको सारी क्लासेस सही लग रही हैं तो आसपास बिल्कुल शेयर करते रहो, जो भी आपको मिले, जो आपके फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, इनको। और सबका बनता है कि सबकी पहुंच अच्छी चीज़ों तक हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।